जी सभी को मेरा नमस्कार और मैं संदीप कुमार मिश्रा। डॉक्टर रचना, हम आरंभ करेंगे। करते हैं। जी जी। तो जी जी। मैं थोड़ा सा आप सबको परिचय देता हूँ डॉक्टर रचना का। डॉक्टर रचना आज कुछ ऐसा विषय है जो यह बताने का प्रयास करेगा कि रॉन्ग हिस्ट्री पढ़ाने का जो प्रभाव है किसी समाज पर, वो कैसा होता है और किस तरह से हमें गलत हिस्ट्री जो है वो पढ़ाई गई है, उसके कुछ उदाहरण के साथ डॉक्टर रचना आज हम सबको ये बताने का प्रयास करेंगी। डॉक्टर रचना जो है वो पीएचडी हैं डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे से। और उन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया था एंशियंट इंडियन हिस्ट्री पर, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी पर। अ, मुंबई यूनिवर्सिटी से इन्होंने हिस्ट्री पर ग्रेजुएशन किया है। और मैं चाहूँगा डॉक्टर रचना से निवेदन है मेरा कि वो अपना ये सत्र जो है वो आरंभ करें, और अंत में हम सभी के प्रश्नोत्तर लेंगे। आप लोग अपने जो भी प्रश्न हों वो लिख सकते हैं, और जैसे ही डॉक्टर रचना अपनी बात समाप्त कर लेंगी तो फिर हम अंत में प्रश्न रखेंगे। जी डॉक्टर रचना, यू कैन आरंभ। Namaste. This is Dr. Rachna, and thank you, Sandeep ji, for giving me such a nice introduction, very short and crisp introduction. Uh, is it okay if I talk in English, or it has to be English and Hindi both? या यू कैन डू इन मिक्स, बेसिकली हिंदी एंड इंग्लिश। Okay. Okay. ठीक है. Okay. Now, since we are going to talk mainly on what is the impact of teaching wrong history on society, now we should actually define what is wrong history and what is right history. That is going to be the first question. So let's define history first. So we'll be starting with definitions of history and chronology, the two important terms which are always used in history. इतिहास और क्रोनोलॉजी या फिर एक एक श्रृंखला होती है, एक परफेक्ट एक श्रृंखला होती है। इसी ऑर्डर में एक पर्टिकुलर इवेंट या कुछ पर्टिकुलर इवेंट्स हुए होते हैं और उसको आज हम हिस्ट्री का नाम दे रहे हैं। सो ये दोनों टर्म्स को हमें प्रॉपरली उसकी परिभाषा जाननी बहुत जरूरी है। सो हिस्ट्री इज डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक स्टडी एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ह्यूमन पास्ट। सिर्फ स्टडी या उस पर संशोधन करना ही जरूरी नहीं है, संशोधन करने के साथ साथ उसे ठीक से लिखा जाए, उसे ठीक से डॉक्यूमेंट किया जाए, उसे ठीक से रिकॉर्ड किया जाए। मानवीय इतिहास को जब भी किया जाता है तभी उसे हिस्ट्री या इतिहास कहते हैं। अब अगर हम इसे एकेडमिक डिसिप्लिन के तौर पे देखें तो यहाँ पे हम एक एविडेंस बेस्ड नैरेटिव, ये बहुत ही आवश्यक फ्रेज यूज किया है हमने यहाँ पे। एविडेंस बेस्ड किसी भी चीज की या किसी भी आख्यान के बारे में अगर आपको किसी को बताना है या फिर उसे आगे पढ़ाना है तो उसके पीछे कुछ तथ्य होंगे और वो तथ्य ऐसे ही नहीं बनते हैं। तथ्यों के लिए आपको सबूत होने चाहिए, एविडेंस होना चाहिए जो कि प्रूव किया गया हो, फिर वो लैब से प्रूव किया गया हो या किसी भी तरह से प्रूव किया गया हो, साबित किया गया हो। तो वो एविडेंस बेस्ड नैरेटिव होना चाहिए। और वो नैरेटिव, वो आख्यान, it should be it sh- it should be in a such a way, used in such a way that it can help you to describe, examine, question and analyze past events. आप उसके बारे में उसका वर्णन कर सके, आप उसके बारे में संशोधन कर सके। जहां जहां पे आपको कोई ना कोई प्रश्न आते हो उस पर्टिकुलर नैरेटिव पे, तो आप प्रश्न पूछ सकें। जब प्रश्न पूछेंगे तभी आप उसको एग्जामिन करेंगे, आप उस पर संशोधन करेंगे। संशोधन करेंगे तभी आप उसको एनालाइज कर पाएंगे। और जब एनालाइज करेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि उस पर्टिकुलर इवेंट का हमारे आज के जीवन में कॉज एंड इफेक्ट, किस तरह से कारण और उसका इफेक्ट, उसका परिणाम हमारे आज के जीवन में कैसे पड़ा है। So this is what history is all about.
Of course, we have been taught a very date-based history in our schools. Particular king, particular battle, particular war, particular kingdom, and particular date. Now, that kind of history is not wrong history. It is history, but that kind of history is called chronology. जो भी एक इवेंट है, उसको एक प्रॉपर सीक्वेंस, एक प्रॉपर श्रृंखला दी जाती है, या फिर वो श्रृंखला में होता है, और उसी श्रृंखला में हम जब उसे उसी के जैसा के तैसे, ज्यों के त्यों है वैसे के वैसे अगर पढ़ाएं, दैट इज कॉल्ड क्रोनोलॉजी. सो ये है बेसिक डिफरेंस बिटवीन हिस्ट्री एंड क्रोनोलॉजी. नाउ प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि हमने ज्यादा करके क्रोनोलॉजी बेस्ड हिस्ट्री पढ़ी है. प्रॉब्लम इसीलिए है कि हर एक चीज को हमने तारीखों और वर्षों में उसे कंपार्टमेंटलाइज कर दिया गया है. इट्स नॉट रॉन्ग, इट इज नॉट रॉन्ग, बट वो सिर्फ एक अंश है इतिहास का. उसके पीछे के हमने कॉजेस जानने के प्रयत्न शायद किए भी होंगे, नहीं भी किए होंगे, या फिर तब हमें एविडेंस नहीं मिला होगा जब ये पर्टिकुलर इवेंट या ये पर्टिकुलर नैरेटिव हमारे सामने प्रस्तुत किया गया होगा. तो एक पर्टिकुलर हिस्टोरिकल इवेंट का कॉज जो है, जैसे जैसे संशोधन किया जाता है, वैसे वैसे उसके अलग अलग पहलू हमारे सामने आते हैं. तो वो पहलू या तो कॉज में जाएगा, या तो फिर डायरेक्ट परिणाम उस समय क्या हुआ था उसमें जाएगा, और उन परिणामों का आज हमारे जीवन में क्या इफेक्ट होता है, क्या उससे हम सीखते हैं या सीख पाते हैं, ये हमें पता चलता है. सो दिस इज हिस्ट्री एंड क्रोनोलॉजी. नाउ जैसे कि हमने टॉपिक डिस्कस किया है कि जो गलत इतिहास है, अब इसे गलत कहें या सही कहें, जो चीजें नहीं थी उसको अगर आप प्रस्तुत करें, अगर आप प्रूव नहीं कर पाए कि वो चीज नहीं थी या वो पर्टिकुलर इवेंट नहीं हुआ था, तो उसे हिस्ट्री का नाम दिया जाए या नहीं दिया जाए, ये हमें देखना है. So these are the three questions, actually two questions, which we need to ask as students of history and culture. Objective students, rational-minded students of history and culture. Leave apart any ideological inclinations. We are researchers, we have to look at the evidence. So the first and the most important question which everyone should ask, should history be an honest record of the past, or should it sacrifice truth to be non-offending, inclusive and secular? क्या हिस्ट्री या इतिहास की जो पढ़ाई कराई जा रही है या जो हमें प्रस्तुत किया जा रहा है, क्या उसमें एक ये प्रश्न हमें सबको अपने स्वयं को पूछना चाहिए कि हमारी हिस्ट्री हम कैसे देखना चाहते हैं. एक सच्ची, एविडेंस बेस्ड, साइंटिफिकली प्रूव्ड, ऑनेस्ट रिकॉर्ड, जो भी एक इवेंट हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है एज हिस्टोरिकल इवेंट, क्या वो किसी भी एनालिटिकल क्वेश्चन के पैमाने पे खरा उतर रहा है या नहीं. फिर वो कैसा भी हो, अगर कोई चीज जो हमें आज के समय में जो गलत लगती है सामाजिक तौर पे, लेकिन तब वो रही होगी, उस समय रही होगी, तो हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए या सिर्फ उसे दबा देना चाहिए क्योंकि एक पर्टिकुलर सेक्शन बुरा ना मान जाए. ये प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दूंगी अभी. ये आप लोगों को सोचना है, हम सबको सोचना है, इनफैक्ट सोचना है और उस पर अमल करना है कि हमें एक्चुअली हिस्ट्री कैसी चाहिए. शुड वी वांट an honest record of the past which is taught to our children, to us, और जो नहीं है उसके बारे में भी हमें बताया जाए. यह भी हम पर डिपेंड करता है. सेकेंड क्वेश्चन है जो आजकल बहुत ही चर्चा में है. कुछ ही महीनों पहले, एक्चुअली कुछ ही हफ्तों पहले, एक बहुत ही बड़े नाम वाले न्यूज़पेपर में
एक ये आया था, आर्टिकल आया था कि एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक्स अभी कुछ बातों को चेंज कर रहे हैं। इससे एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ एकेडमिशियंस एंड हिस्टोरियंस को थोड़ा उनको शायद ठीक नहीं लगा होगा, उन्होंने ऑब्जेक्ट किया उसको, एंड दे आर कॉलिंग इट व्हाई टू रीराइट हिस्ट्री, व्हाई इज इट नेसेसरी। अब ये जो चेंजेस किए गए हैं, ये जो परिवर्तन किए गए हैं स्कूली किताबों में, स्कूली पुस्तकों में या फिर कॉलेज की किताबों में, ये ऐसे ही नहीं किए गए होंगे। कहीं कुछ ना कुछ एविडेंस मिल गया होगा आर्कियोलॉजिस्ट को, साइंटिस्ट को। इसीलिए ये रीराइटिंग या ये चेंज बताना जरूरी था, आवश्यक था। So the question here is, why are a certain section of academicians, क्यों उन्हें ठीक नहीं लगा? अगर आप एक ऑनेस्ट रिसर्चर हैं, अगर आप एक एविडेंस बेस्ड रिसर्चर हैं और आपके सामने बहुत सारे एविडेंस ऐसे हैं जो एक पर्टिकुलर इवेंट को सच या झूठ या फिर वो जैसा था वैसे के वैसे आपके सामने लाया जा रहा है, तो उससे किसी को क्या तकलीफ हो सकती है और क्यों तकलीफ हो सकती है? मेरा मानना ये मेरा मानना है, मैं किसी और के बारे में बात नहीं करूंगी, ये मेरा मानना है। देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश कॉल्ड कैच देम यंग। जब एक छोटे से बच्चे को अगर आप पर्टिकुलर चीज बताएं या एक तरह से उसको बड़ा करें, एक पर्टिकुलर मोल्ड में उसे ढालें, तो वैसे ही बनेगा। यहाँ पे भी वही किस्सा है। अगर आप बच्चों को बहुत ही छोटी आयु में कुछ ऐसा पढ़ा दें जो उनके दिमाग में बस जाएगा, अभी छोटे उम्र के बच्चे हैं, उनके दिमाग में तो बस ही जाएगा, फिर वो निकालना बहुत मुश्किल होता है, कभी कभी तो इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ये एक पर्टिकुलर पर्पस रहा होगा उस जमाने में या उस समय जब ये टेक्स्ट बुक्स बनाई गई होंगी, या तो फिर उस समय ऐसे एविडेंसेस मिले नहीं होंगे, तो इसलिए जो लिखा गया वो लिखा गया। लेकिन अभी उस पर्टिकुलर इवेंट पे अगर हमें कुछ नए एविडेंसेस मिल रहे हैं जो वो पर्टिकुलर इवेंट का क्या कहते हैं, इमेज बदल रहा हो या पर्टिकुलर इवेंट ही पूरी तरह से बदल रहा हो, और अगर वो टेक्स्ट बुक में इंक्लूड किया जाए, तो एक ऑनेस्ट एकेडमिशियन, साइंस बेस्ड रिसर्चर को ये तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। Now the third point which we'll discuss and which I'm going to discuss using two case studies, the purpose of narrative building and its impact. Narrative building यानी आख्यान या फिर एक कथा जिसे कहते हैं। अब यहाँ पे कथा यानी कहानियां नहीं, ये एविडेंस बेस्ड होगा। सो एक नैरेटिव बिल्डिंग क्यों किया जाता है और उसका इम्पैक्ट क्या होता है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, वो डिपेंड करता है वो क्या नैरेटिव बिल्डिंग सेट की गई है। तो अभी जैसे मैंने कहा कि दो केस स्टडीज में शेयर करने वाली हूँ, जिसपे जो कि दीज आर द टू वेरी बर्निंग क्वेश्चंस ऑफ एंशिएंट इंडिया। लाइक माय forte has always been ancient India, so I'm going to talk more about that, and I'm going to use those two case studies to show what I want to elaborate on what I want to talk about on narrative building. The first, हेलो हेलो, हाँ हाँ, हम सुन पा रहे हैं आपको। आप बोलिए आगे। सुन रहे हैं ना? हाँ 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 हाँ, ओके। एक बहुत ही पॉपुलर अनपॉपुलर थियोरी रही है द आर्यन इन्वेजन थियोरी, जो कि कुछ साल बाद में माइग्रेशन थियोरी पे तब्दील हो गई थी। जैसे कि सबको पता है कि आर्यन इन्वेजन थियोरी यानी एक ऐसी थियोरी है जिसमें ये बताया गया कि जो हजारों वर्ष पहले सिंधु घाटी में जो सभ्यता थी, वो आर्यंस के आक्रमण के वजह से नेस्तनाबूद हो गई थी। इट वाज डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ द आर्यन इन्वेजन। The fair, tall,
good looking, sharp, and very, very, very strong Aryans came from Central Asia, steppes, and Anatolia. They attacked the so called Dravidian population of the Sindhu Valley, the Indus Valley. They defeated them and they pushed back those Dravidians to southern land of India, the southern part of India, beyond the Vindhyas, conquered the northern part of Indian mainland and established their own civilization, their own culture. And that culture is what we are following today. This is the basic gist of Aryan invasion or Aryan invasion theory. जब ये थियोरी इंट्रोड्यूस हुई थी बाय मिस्टर फ्रेडरिक मैक्स मिलर, he had translated the ऋग्वेद in the 1840s, और उन्होंने जब ऋग्वेद का ट्रांसलेशन जब किया, ऋग्वेद का अनुवाद किया, तब उन्होंने ही कहा है कि मुझे ऐसे एविडेंस मिले हैं. The evidence is of an ancient invasion of India around 1500 BC by Hindu Brahmins or what we call as the Aryas or Aryans. ये जब उन्होंने अनुवाद किया ऋग्वेद का, तब उन्हें ऐसे प्रतीत हुआ कि यहाँ पे कभी एक अलग सभ्यता थी जिसपे आर्य लोगों ने आक्रमण किया और उन्हें पराजित किया. और आज जो हमारी संस्कृति है, भारत की जो हिंदू परंपराएं है, जो संस्कृति है, वो इन्हीं आर्यंस की के देन है. On the same line, we have a very famous archaeologist, British archaeologist who worked in India, Dr. Robert Eric Mortimer Wheeler. He says that a large local Dravidian civilization was destroyed by the tall, fair-skinned, and sharp-looking Aryan invaders. पुस्तकों से हमें एक इन्वेजन के बारे में पता चलता है, ऐसे मैक्स मिलर ने कहा. मॉर्टिमर व्हीलर, जिन्होंने कुछ सिंधु घाटी की आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे काम किया है, उत्खनन किया है, उन्होंने भी यही लिखा है कि एक बहुत ही बड़ी द्रविडियन सभ्यता थी जिसे आर्य संस्कृति वालों ने डिस्ट्रॉय किया था. अब इन्होंने क्या किया है, इसका मतलब क्या है कि आर्कियोलॉजी में भी यही बताया एंड टेक्सचुअल रेफरेंसेस में भी हमें यही दिखता है. These cultured Aryans committed a large-scale genocide of the local Dravids, pushed them beyond the Vindhyan mountains, and established the Vedic civilization in northern parts of India. They were looters and invaders, and hence no reason is there for anyone to complain against the British rule. So this theory was mainly used in later times by the British to legitimize their own रूल ओवर इंडिया. यानी जब उनकी राज पर जब लोगों ने आपत्ति जताना शुरू की, तब उन्होंने ये थियरी का बहुत ही खुला इसका इस्तेमाल किया कि भाई आप लोग खुद भी तो आर्यंस हैं, आपकी आर्यन संस्कृति भी तो बाहर से ही आई है, आप खुद भी यहीं पे आए हो, एज एन इन्वेडर आप आए हो, आपने भी यहाँ की रिसोर्सेज लूटे हैं, अभी आप भी आक्रांता हो, आप भी ये ऐसे आए हो, तो आपको हमारे राज से क्या आपत्ति हो सकती है. ये उन्होंने बेसिकली ऐसे यूज किया जस्ट टू लेजिटिमाइज देयर रूल ओवर इंडिया इन दैट टाइम. उनके तो चलो अपना खुद का एक पर्टिकुलर ये था, they had an agenda, if I want to use that term, since I can't find a better term to use, so I'll just use the term agenda. They had a particular agenda, so they were using this theory in a full-fledged form. But the problem here is when we show researchers in different archaeological sites, excavations, explorations, we do not find any trace of any genocide, small scale or large scale genocide. कहीं पे भी एक भी अंश नहीं मिला है कि किसी को मारा गया है, किसी को
मार डाला गया है, ऐसे कोई जेनोसाइड का कोई हमें एविडेंस नहीं मिलता है। और अगर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि वहां पे जेनोसाइड हुआ, क्योंकि वहां पे अगर आर्कियोलॉजिकल साइट्स में नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कि वहां पे स्केलेटन्स नहीं मिले हैं, कंकाल अवशेष नहीं मिले हैं। क्योंकि अगर आप किसी को मार रहे हो तो फिर आप उसका अंतिम संस्कार तो नहीं करोगे, फिर वो वहीं के वहीं पड़े रहेंगी वो लाशें। और अगर लाशें वहीं पड़ी रहेंगी, सालों से वो पड़ी रहेंगी, तो कहीं ना कहीं वो कभी ना कभी वो डिकम्पोज होंगी और हमें उनके अवशेष जरूर मिलेंगे when we are going to do an archaeological excavation over there। बट ऐसा कोई मिला नहीं है। थोड़े बहुत कंकाल मिले हैं, बट वो कंकाल इतने पैमाने पे नहीं है कि हम कह सके कि वो जेनोसाइड है। Archaeological reports do not mention or describe any kinds of weapon which have been found। ढाल, तलवार, हेलमेट, परशु जिसे कहते हैं, बैटल एक्स, ऐसी कोई चीज हमें आर्कियोलॉजिकल एक्सक्यूवेशन से नहीं मिलती है जो कि सिंधु संस्कृति सभ्यता से रिलेटेड हो। जरूरी नहीं है ना कि सिर्फ द्रविड़ जो मारे गए हैं, कभी ना कभी उन्होंने भी तो अपनी बचाव किया होगा। और नहीं भी किया होगा तो जो आर्य लोग हैं जिन्होंने आक्रमण किया है, उनके तो हेलमेट्स मिलेंगे, उनके तो शील्ड्स या तलवार मिलेंगे। अभी शील्ड्स और तलवार और ये सब तो ऑर्गेनिक मटेरियल से नहीं बनते हैं, वो तो मेटल के होते हैं, धातु के होते हैं, वो तो डिकम्पोज नहीं होते हैं, तो वो तो हमें मिल ही सकते हैं। हाँ, कपड़े हो या फिर कोई वुडन ऑब्जेक्ट हो तो वो डिकम्पोज हो जाएगा, वो नहीं मिलेगा, बट ये तो हमें डेफिनेटली मिलेंगे एक्सकवेशन पे, बट ये नहीं मिले हैं। नाउ इन 1964 वी हैव, मैं एक्चुअली सारे के सारे नहीं बताऊंगी आपको, थोड़े थोड़े जो मेन चेंजिंग जो है सिनेरियोज हैं वो आपको बताऊंगी यहाँ पे। तो जॉर्ज एफ डेल्स करके हैं जिन्होंने मोहनजोदड़ो, जो कि सिंधु संस्कृति की बहुत ही बड़ी साइट है, उन्होंने 1964 में इसे एक्सकेवेट किया था और उन्होंने लिखा है अपने रिपोर्ट में। हाँ, मोहनजोदड़ो से स्केलेटन्स मिले हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिले हैं, बट दो स्केलेटन्स बिलोंग टू डिफरेंट टाइम पीरियड्स ऑफ द सिटी। यानी जरूरी नहीं है कि एक ही थर से सारे स्केलेटन्स मिले हों। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो स्केलेटन सबसे नीचे वाले थर में मिला हो और फिर थोड़े एक आध दो थर छोड़ने के बाद और दो तीन स्केलेटन्स मिले हों। तो सारे के सारे एक ही सीक्वेंस में या फिर एक ही थरों पे नहीं, एक ही थर पे नहीं मिले हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी कंकाल मिले हैं वो अलग अलग समय के कंकाल हैं। He also says that there is no destruction level covering of the latest period of the city। जो थर हमें मिले हैं आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे, जो लेवल्स होते हैं, व्हाट वी कॉल एज द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस और स्ट्रैटिफिकेशन, तो जो स्ट्रैटिफिकेशन लेयर्स जो होते हैं उसमें से ऐसा कोई थर मिला नहीं है जिससे आपको बहुत क्लियर का एविडेंस मिले कि हाँ, यहाँ पे किसी समय में बहुत ही बड़े पैमाने पे डिस्ट्रक्शन हुआ था, बहुत ही बड़े पैमाने पे लोग मारे गए थे, बहुत सारा लूटपाट हुआ है, burning property। We do not find anything like that, and this is what George F. Dale says। कुछ लोग ये कहेंगे कि सिंधु संस्कृति की बहुत सारी हैं जहाँ पे फोर्टिफिकेशंस हैं, बहुत बड़े बड़े दीवार हैं on the outer skirts, on the outer part of the city, which were like the boundary of the city। एक बात यहाँ पे स्पष्ट सबको पता ही होगी कि हर आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ सिंधु civilization, every site or every city is was established near a river। अगर रिवर है, अगर पास में नदी है, तो कभी ना कभी तो बाढ़ का डर रहता है। तो उस बाढ़ से बचने के लिए ऐसे फोर्टिफिकेशंस बनाए गए हैं। आप मोहनजोदड़ो देखें, हड़प्पा देखें, राखीगढ़ी देखें, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन, ऐसे बहुत सारे साइट्स हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े, हर एक साइट्स जो हैं जो कि सिंधु सरस्वती से सभ्यता से रिलेटेड है, वहां पे फोर्टिफिकेशंस हैं, बट they are all showing signs of being established or being built only and only for protection against river or water inundations। फ्लडिंग जब होती है तो उनसे बचने के लिए किया गया था, बनाया गया था वो।
ये फोर्टिफिकेशंस इस तरह से बनाए गए हैं कि जो ट्रेड में जो आदान प्रदान होता है तो उस पे कंट्रोल रखा जाए, यानी अनकंट्रोल्ड ट्रेड नहीं है। एक छोटा सा गेट बनाएंगे जानबूझ के, हर एक सिटी में 2 ही बड़े गेट्स होते थे और उस पे फुल निगरानी रखी जाती थी, so that they have control over movements of goods and merchandise for trade, and they wanted to demarcate the urban space. तो इस पे अभी ज्यादा हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि बेसिक आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस में के जो इनिशियल रिपोर्ट्स हैं उसमें भी आपको ये पता चलता है कि कहीं पे भी लार्ज स्केल जेनोसाइड या स्लॉटर या फिर मार धाड़ या जो हम कहते हैं वो कहीं पे उसका एविडेंस नहीं मिलता है। इनफैक्ट मेरा तो ये भी कहना है कि जितनी बड़ी ये शहर थे, सिंधु संस्कृति के जो शहर काफी बड़े बड़े थे, अभी होगी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपको सुन पा रहे हैं हम लोग। जी। जी जी जी, नहीं मुझे लगा बीच में कट हो रही है इसलिए मुझे ओके। हाँ, तो जितने बड़े वो शहर थे उसके प्रोपोर्शन में आबादी भी उतनी होनी चाहिए, और अगर आबादी उतनी है और अगर इतना ज्यादा इतना बड़ा जेनोसाइड हुआ है तो स्केलेटन्स भी मिलने चाहिए, तो उतने नहीं मिले हैं। ये बहुत ही बेसिक प्रमाइस है जो कि कोई भी लॉजिकल क्वेश्चन अगर पूछे तो इसका जवाब मिल जाना चाहिए था अगर जेनोसाइड हुआ होता। तो अब ये तो प्रॉब्लम ये हुआ, तो इसका मतलब ये कि हमें कहीं पे भी कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिला है। वी हैवंट फाउंड एनी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस which can support the invasion, and slowly researchers and different scientists found out different geological causes which led to the decline of Sindhu civilization, Sindhu Saraswati civilization. वो कॉजेस हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो अभी जब अब आपको एविडेंस नहीं मिल रहा है इन्वेजन का कि कोई और कारण की वजह से सिंधु सभ्यता डिक्लाइन हुई थी या डिग्रेड हुई थी, तो अभी इन्वेजन तो काम नहीं आ रहा, इन्वेजन थियोरी तो काम नहीं आ रही है। सो नाउ द आर्यन इन्वेजन थियोरी बिकेम द आर्यन माइग्रेशन थियोरी। तो अभी तो हमने मान लिया कि देयर वाज नो लार्ज स्केल इन्वेजन, there were people who were living in the Sindhu Saraswati sites, they were not killed by anyone. The Sindhu civilization declined gradually by 1900 BC due to failing monsoons. तो अभी हुआ क्या है कि जो वर्षा ऋतु है वो काफी टाइम तक बहुत ही कम हो गई थी। When the monsoon started failing, the rivers don't get waters. When the rivers don't get waters, they are not able to feed the population, the increasing population. जब पानी नहीं होगा तो आप कृषि एग्रीकल्चर कैसे करेंगे? एग्रीकल्चर नहीं होगा तो और कहीं पे भी इतनी बड़ी पॉपुलेशन सस्टेन नहीं हो सकती। So because of failing monsoons and because of decrease in the water level of rivers, the people, the indigenous Dravid population, which were living in the Sindhu sites, they started migrating somewhere else in search of greener pastures. अब इसका मतलब ये है कि ये जो एरिया है सिंधु साइट्स वाला, सिंधु वैली वाला, इंडस वैली वाला, ये छोड़ दिया गया, इसका त्याग कर दिया गया क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं था। ऐसी जगह पे जहाँ पे पानी नहीं है, जहाँ पे अन्न उगने का कोई चांस नहीं है, ऐसी जगह पे आर्यंस सेंट्रल एशिया से आए। एक साथ नहीं आए, वेव आफ्टर वेव migrations. They came on horses, they came on chariots. पहले थोड़े आए, उनके पीछे और आए, उनके पीछे और आए, उनके पीछे और आए। सभी लोग ऐसी जगह पर आए, अपना होमलैंड छोड़ के ऐसी जगह पर आए जहाँ पे पानी नहीं है, पानी की कमी है, जहाँ पे अन्न उगाना बहुत ही मुश्किल है। तो ये है बेसिकली आर्यन माइग्रेशन थियोरी। अभी इसमें
अगर ऐड करें तो जब हमने कहा कि एक ऐसी जगह पे जहाँ आए हैं ये लोग जहाँ पे पानी की कमी है, तो ये तो कोई भी सोच सकता है कि दिस इज नॉट लॉजिकल. इफ यू आर गोइंग टू गो टू अ पर्टिकुलर प्लेस, leaving your homeland, then you would want to go to a place which is better than your homeland, where you have better opportunities to have a good life. आप अपनी लाइफ इंप्रूव करना चाहेंगे, उसे डिग्रेड नहीं करेंगे एक ऐसी जगह पे जाकर जहां पे आपको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़े. You would want an easy life. That is what migrations are all about. तो ये लॉजिक को अगर देखें तो वी हैव पद्म विभूषण डॉक्टर बीबी लाल, जो कि बहुत ही बड़े आर्कियोलॉजिस्ट रह चुके हैं. उन्होंने और काफी सारे ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ये कहा है, एक नई थियरी हमें दी. The Aryan civilizations, the people of Aryan civilization, they did not migrate to Indian subcontinent, but they were an original ethnic and linguistic element of a pre-Vedic Bharat. उनका कहना यह है कि जो आर्यन सिविलाइजेशन है, जो आर्य सभ्यता है, वो यहीं की है, कहीं से आई नहीं है. और ये लोग प्री वैदिक सिविलाइजेशन है, यानी ये सभ्यता वेदों के पहले की थी, ऐसा उनका कहना है. ये उनका कहना इसीलिए क्योंकि ये उन्होंने बहुत ही लॉजिक, बहुत ही क्या, अब ये डॉक्टर बीबीला खुद भी बहुत सारे एक्सकवेशंस कर चुके हैं, तो उन्होंने भी यही देखा और उनके रिपोर्ट्स में भी उन्होंने यही लिखा है. दिस सिविलाइजेशन डिटोरिएटेड ड्यू टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन which occurred at the end of second millennium BC and forced the Sindhu Saraswati people to abandon their big cities and towns, and they established temporary settlements between 1200 to 800 BC. ये जो टेम्पररी सेटलमेंट्स होते हैं, यहाँ पे हम ये खास करके डॉक्टर बीबी लाल को बहुत सारे ऐसे टेम्पररी सेटलमेंट्स के एविडेंसेस मिले हैं जब उन्होंने आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशंस किए हैं. तो इसके बेसिस पे उन्होंने कहा है कि बहुत सारे ऐसे टेम्पररी सेटलमेंट्स हैं जो कि छोटे 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 कस्बे जिसे कहते हैं, वो एस्टैब्लिश किए गए क्योंकि ये अलग अलग जगहों पे जा रहे थे जहाँ पे इन्हें बेटर लाइफ या फिर पानी की कमी ना हो, जहाँ पे ये अन्न उगा सके, जहाँ पे अपना जीवन ये शांति से और समृद्ध तरीके से व्यतीत कर सके. डॉक्टर बीबी लाल is of the opinion that the archaeological evidences show a nomadic pastoral lifestyle of the once flourishing civilization, जो कि बहुत ही समृद्ध सभ्यता थी, वो अब एक बंजारों की तरह रहने लगी. उनके लोग जो है बंजारों की तरह रहने लगे, पैस्ट्रल हो गए. अभी उनका their only source of income was animal husbandry, cattle and animal husbandry. They were pastoralists. So ये तो 70s, 60s and 70s की बात है. आज अगर हम बात करें तो इसका क्या हमें मिलता है, साइंटिफिक एविडेंसेस कुछ मिले हैं या नहीं, ये हम देखेंगे. इसका सबसे बड़ा और सबसे पहला जो सबूत हमें मिलता है, भिरहाना करके एक सिंधु सभ्यता की एक साइट है हरियाणा में. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है क्योंकि इस साइट से हमें सिंधु सभ्यता के बहुत ही पुराने डेट्स मिलते हैं. Now we have IIT scientists from IIT Kharagpur who were working with ASI researchers, and they have used ऑप्टिकली स्टिमुलेटेड ल्यूमिनेसेंस करके एक डेटिंग मेथड है. उसके बेसिस पे उन्होंने पॉटशर्ट्स, जो मिट्टी के बर्तन के जो टुकड़े होते हैं, पॉटरी शर्ट्स, उनको उन्होंने डेट किया है आईआईटी खड़गपुर के साइंटिस्ट ने. और उन्होंने ये रिजल्ट नेचर जर्नल विच वाज पब्लिश्ड ऑन 25 मई 2016, वहां पे उन्होंने ये पब्लिश किया है कि सिंधु सरस्वती साइट के जो सबसे पुराने डेट्स जो हमें मिल सकते हैं वो ये हैं, 6000 वर्ष पुराना. यानी आज से बीपी इज बिफोर प्रेजेंट,
So the Sindhu Saraswati site, the early phases can now be dated to 8,000 years before present, यानी अभी के 2000 साल और उसके पहले के 6000 साल, ऐसे 8000 साल पुराना है। अब ये क्योंकि ये लैब एनालिसिस है, लैबोरेटरी टेस्टेड है, so it's very difficult to question them because they are not throwing stones in the air. They have actually done testing in their laboratories and come up with a date which is actually not a figment of imagination. And they have published their report. So this site, Bhairana, is a very, very important site because this is where we learn that the Sindhu Saraswati sites or the Sindhu civilization, I call Sindhu Saraswati because right now it's called Sindhu Saraswati, because a majority of the sites of this civilization are on the Saraswati river banks. And since the civilization is known as Indus Valley civilization, so we are using Sindhu Saraswati. The only thing is that we have just added Saraswati river in that. So Bhairana is very important. एक तो हमें यहाँ से कितना पुराना है, कितनी पुरानी है ये सभ्यता, उसके अंदाजन डेट्स मिलते हैं। अब ये एकदम पर्टिकुलर, जैसे आज का एक पर्टिकुलर एक पिन पॉइंटेड डेट है, वैसे पिन पॉइंटेड डेट्स तो नहीं मिलते, बट एक प्लस माइनस 100-200 हमें मिलता है, बट काफी अच्छा अंदाजा हम लगा सकते हैं। तो भिराना बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट इसीलिए है, पहली बात। और उसके बाद जब भिराना की हम बात करते हैं तो हमें ये भी पता चलता है कि, और अगर हम डॉक्टर बीबी लाल एंड इन लोगों की बात माने और अपना खुद का लॉजिक भी लगाएं कि अगर नदी में पानी नहीं है, पानी की कमी है, तो लोग यहाँ पे क्यों आएंगे? तो दिस रेजेस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द क्वेश्चन ऑफ आर्यन आइडेंटिटी, द क्वेश्चन who were the original inhabitants, the indigenous people of भारत? क्या आर्य सचमुच बाहर के थे या वो यहीं के थे? अगर वो यहीं के थे तो ऐसा क्या हुआ कि उन्हें अपने शहर, अपने गांव, अपने घर छोड़ के जाना पड़ा? ऐसा क्या हुआ होगा? तो जब आर्यन आइडेंटिटी की बात करते हैं, ओळख या पहचान की जब बात करते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही रीसेंट फिनोमिनन हमें साइंटिफिक मेथड हमें मिलता है, which is very very important, and that is genetic research. Now genetic research has provided us major clues. जो कंकाल हमें आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन साइट से मिलते हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट से मिलते हैं, कई बार ऐसे होता है कि कंकाल में से हम एंशिएंट डीएनए निकाल नहीं पाते हैं, और अगर सौभाग्य रहा तो निकाल भी लेते हैं। तो अगर वो एंशिएंट डीएनए और वो आज के समय के लोगों का डीएनए अगर मैच किया जाए तो कितनी सिमिलैरिटीज मिलती हैं, उसके बेसिस पे उनके बहुत सारे ऐसे, आई एम नॉट अ एक्सपर्ट ऑन जेनेटिक रिसर्च, सो आई डोंट नो मच अबाउट इट, आई वोंट बी टॉकिंग मच अबाउट इट, आई एम जस्ट टेलिंग यू अ बेसिक idea what they would have used. Now we have Dr. David Drake, who is of the Harvard University. He is a genetic scientist. इनका पहले ये कहना, ये बहुत ही बड़े जेनेटिक साइंटिस्ट है, बहुत ही बड़े। इनफैक्ट वी कैन कॉल हिम द राजन, कि इनकी बात अगर कोई ना सुने तो सोचने की बात है कि भाई इनकी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि ही इज एक्चुअली अ वेरी big scholar of this particular field. So now Dr. David Reich, he said that their team had found evidence of a large-scale migration of the Indo-Aryan male groups into the Indian mainland from steppes in Anatolia around 1500 BC. जी डॉक्टर रचना। Somebody's mic is on. हाँ, यू कैन कंटिन्यू, आई हैव म्यूटेड, या प्लीज। Okay. All right. So Dr. David Reich says that there was an Indo-Aryan male groups
यानी उनका कहना है कि जो लोग आए वो सिर्फ और सिर्फ पुरुष थे। वे अपनी स्त्रियों को, अपने बालकों को, अपने वृद्धों को वहीं छोड़ के आए जहां पे यहाँ ये लोग रहते थे। वो जगह छोड़ के, यानी एनाटोलिया एंड स्टेपीज के जहां पे वो रहते थे, जो दैट वाज व्हिच वाज देयर होमलैंड, वहां ये छोड़ के इन्हें त्याग कर इंडिया में आए। चलो ये मानते हैं, डेविड राइट मान लेते कि इन्वेजन नहीं था, ही कॉल्स इट अ माइग्रेशन। सो लेट्स keep it in our mind that there is no invasion uh, as claimed by Dr. David Frank. Okay. Now, he says that there was no war, there is no fighting, there is no invasion, but there is a large scale migration of male groups. सिर्फ और सिर्फ पुरुष आए यहाँ पे, और वो ऐसे आए, यहाँ पे आए और यहाँ पे ऐसे उन्होंने अपनी जेनेटिक प्रोफाइल स्प्रेड की, which cannot be explained, which is inexplicable. इतना उन्होंने मीटिंग किया है यहाँ की स्त्रियों के साथ कि यहाँ के जो पुरुष थे उनका जेनेटिक मेकअप पूरा ही गायब हो गया है, और सिर्फ हमें आर्यन मेल्स का जेनेटिक प्रोफाइल यहाँ पे मिलता है। दिस इज हिज थियोरी। ओके, they left their women and children behind and they came into an area with an acute water scarcity. They mated with the local women furiously and changed the genetic makeup of the subcontinent, which is actually inexplicable. You cannot explain how is that possible. अगर ऐसा हुआ भी होगा तो यहाँ के जो पुरुष थे, क्या उन्होंने रिटेलिएट नहीं किया? उन्होंने नहीं रोका, उन्होंने नहीं टोका? यहाँ की स्त्रियां, उन्होंने नहीं टोका कि हम किसी और के साथ क्यों मेट करें? I'm not going to go into the details of this right now because this is going to be a very, very judgmental kind of discussion. So we won't go into that discussion, but this is what he says, that there was an all male migration. ठीक है, अब ये ऑल मेल माइग्रेशन है तो लोग तो प्रश्न करेंगे कि सिर्फ पुरुष ही पुरुष आए, ऐसा क्यों? अब ऐसे में हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट बंधु जो हैं, उन्होंने तो अपना काम नहीं छोड़ा, वो तो अपना एक्सकवेशंस करते रहे, वो तो अपना रिसर्चेस करते रहे, साइंटिस्ट जो है वो भी अपना रिसर्चेस करते रहे। एंड बिकॉज ऑफ दीज पीपल, दीज हार्ड वर्किंग रैशनल साइंटिस्ट, वी फाउंड द Rakhi, which is in Haryana. Rakhi Gadi has completely ended this debate कि ये माइग्रेशन था, इन्वेजन तो नहीं था, वो तो सबने मान लिया। ये माइग्रेशन था, अगर ये माइग्रेशन था तो सिर्फ पुरुषों का ही माइग्रेशन था, अगर ये सिर्फ पुरुषों का माइग्रेशन था तो ये क्यों सिर्फ पुरुषों का माइग्रेशन था? ये जो डिबेट है, जो प्रश्न उठते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर हमें राखी गढ़ी से मिलते हैं। Now, Rakhi Gadi was found in late 1950s. It was excavated by Dr. Suraj Bhan in 1960s, यानी 1960 से लेके 2016 तक इस साइट पे एक्सकेवेशंस होते रहे हैं। कभी ब्रेक्स भी आए हैं, पर जब भी हुए तभी बहुत बड़े पैमाने पे एक्सकेवेशंस हुए हैं, और इन्हीं एक्सकेवेशंस की वजह से आज हमें पता चलता है कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा सिंधु सभ्यता के बड़े साइट्स नहीं है। सबसे बड़ी साइट जो है, दैट इज राखी गढ़ी। नाउ राखी गढ़ी is located on the dried up riverbed of घग्गर। जो घग्गर नदी है, जो आज के समय में जो घग्गर नदी जानी जाती है, वो पुराने समय में, प्राचीन समय में वो सरस्वती के नाम से जानी जाती थी। तो सरस्वती नदी के किनारे बसा ये नगर राखी गढ़ी उस समय का सबसे बड़ा नगर था, और इस राखी गढ़ी साइट ने हमें कुछ कंकाल दिए हैं। 60 we have found 60 skeletons which were good enough to be used for DNA profiling. कुछ के निकाल पाए DNA प्रोफाइल, बट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि उस पर टेस्टिंग हो सके। बट देयर वाज दिस वन skeleton of a woman which gave amazing amount of DNA which can be used for profiling, and that was
tested by Dr. David Reich himself. So we have Dr. Vasant Shinde, who was my professor from Deccan College. He has been working on it, and he, along with Dr. David Reich and other team of scientists, they managed to not only excavate the skeleton of this woman using great deal of precaution, because even a slightest change can result in complete deterioration of DNA profiles. So you have to be very, very, very careful. They have to take extreme precautions. So जब ये राखी गढ़ी वुमन का की डीएनए प्रोफाइलिंग की गई, जब उनका मैच किया गया या जो भी उन्होंने जो संशोधन किया है, उसके बेसिस पे डॉक्टर शिंदे क्या कहते हैं, या डॉक्टर वसंत शिंदे जिन्होंने ये साइट एक्सकवेट किया है, उनका क्या कहना है उसमें, वहां मैं आपको एक वीडियो में दिखा रही हूँ। तो आप एक आई थिंक कुछ 7 मिनट्स का वीडियो है। संदीप जी जरा मुझे बताइएगा कि वॉल्यूम है, यानी कि मुझे थोड़ा कम लगा था इसमें। जी। Vasant Shinde, the Aryan culture, or the sorry, no, not the Aryan culture, the Harappan culture or the Sindhu Saraswati culture and civilization was developed by the indigenous people. There was no Aryan invasion or migration, but the movement was happening throughout from the beginning of agriculture in South Asia. तो movement पहले से ही चलता रहा है, migrations होते रहे हैं। और राखी गढ़ी मैं इसलिए एक्चुअली ये चाहती थी कि आप लोग ये वीडियो देखें, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा क्या कहें, बॉम्ब ब्लास्ट तो नहीं कह सकते, बट इट्स अ वेरी वेरी इट्स एन amazingly opposite theory, like what we have, the invasion migration theory of people coming into Indian subcontinent. उसके बदले अब Dr. Vasant Shinde, Dr. David Reich, and the entire team, based on Rakhi excavations and report, they are proposing an out of India hypothesis. जो यहाँ के जो स्थित लोग थे सभ्यता के, या यहाँ पे जो थे, वो यहाँ से छोड़कर कहीं और गए हैं। अब वो क्यों गए हैं ये हमें पता चलेगा बाद में, जब हम आगे का स्लाइड देखेंगे। राखी गढ़ी डीएनए का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। वो जो राखी गढ़ी वुमन जो डीएनए प्रोफाइलिंग की गई है, डीएनए प्रोफाइलिंग में the genetic scientists have not found major Iranian ancestry, Iranian as in Central Asian ancestry, in the Rakhi Gadi skeleton. लेकिन जो सेंट्रल एशियन साइट्स में जो स्केलेटन्स जो हैं, वहां पे हमें सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं उनकी डीएनए प्रोफाइलिंग वहां पे मिलती है। यानी सेंट्रल एशिया में जो कंकाल मिले हैं, वहां पे हमको वी हैव द इंडियन एंसेस्ट्री, और व्हाट वी कॉल एज द सिंधु सरस्वती एंसेस्ट्री हैज बीन फाउंड in the DNA profiling of Central Asian skeletons which were subjected to genetic research, but राखी गढ़ी skeleton में से ऐसा कुछ नहीं मिला है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से वहां गए हैं और वहां पे बेसिक मिंगलिंग हुई है, लेकिन वहां के लोग यहाँ पे नहीं आए हैं। So we have the first ever proposal of an out of India hypothesis because of Rakhi Gadi. So we do not have any steppes people or pastoral people from the steppes, nor there are any Iranian farmers who have come to South Asia or Indian subcontinent. And the archaeological and genetic evidence indicates continuity till today. There is no break. अगर आर्य बाहर से आए होते और यहाँ की स्त्रियों के साथ उन्हें मीटिंग की होती, तो कहीं ना कहीं एक इंडियन जेनेटिक्स में जो ब्रेक आता, क्योंकि पुरुष का जेनेटिक बाहर का है और स्त्री का जीन्स यहाँ पे इंडिया के होते, वो जो ब्रेक आ जाता ना, वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है ब्रेक। So we have archaeological as well as genetic evidence which indicate continuity till today. कहीं पे कोई break, there is no migration.
इन अदर वर्ड्स, जब हमें माइग्रेशन या इन्वेजन सिखाया जाता है स्कूल में या कॉलेजेस में, तो हमारे मन में क्या होता है? द इम्पैक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट इज दैट, ओह! ये तो बाहर के हैं, हम भी इन्हीं के वंशज हैं, तो हम भी बाहर के हैं। सो व्हाई शुड वी फील अ, हमें इस धरती से अपनापन क्यों महसूस हो अगर हम यहाँ के नहीं हैं? ये एक बहुत ही नेगेटिव एंड बहुत ही सॉर्ट ऑफ डेंजरस इम्पैक्ट है। I'm not talking in terms of present day situation. I'm talking about the psyche. एक मानस पटल पे जो असर पड़ता है कि भाई हम यहाँ के हैं ही नहीं, तो हम इस धरती से क्यों ईमानदारी रखें? ये जो है फीलिंग, ये बहुत ही डेंजरस तो है ही, बट एक लॉयल्टी नहीं रहती है। So that is the major impact which Aryan invasion theory had on common people. I'm not talking about researchers. I'm not talking about students and specialists who are working on this field. I'm talking about very common people जो स्कूल में पढ़े थे कि हाँ आर्यंस आए और हम उनके वंशज हैं। बाद में उन्होंने तो अपने फील्ड चेंज किए होंगे, कोई कॉमर्स में गया, कोई साइंस में गया, वट एवर, बट दिमाग में तो ये रह गया, कहीं ना कहीं रह गया। तो ये एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट रह चुका है। जब ये थियरी बताई गई थी तब समय अलग था, तब शायद एजेंडा भी अलग था, लेकिन अब वो एजेंडा है या नहीं इसकी बात नहीं करेंगे, बट आज हमारे पास एविडेंस है। ये मैं भी नहीं कह रही हूँ, ये डॉक्टर शिंदे कह रहे हैं, इससे फर्क ये है कि अभी मैं आपको वीडियो नहीं बता पाई, बट आई विल सेंड यू द लिंक एंड वी कैन वॉच इट whenever you have time. Okay. So these are the conclusions. There was no Aryan invasion or migration. Indo-Aryans are indigenous. There was gradual drying up of main river systems, and this led to outward migration or out of India theory. अभी जैसे हमने सिंधु सरस्वती की, जैसे मैंने आपको बताया कि सरस्वती बैंक्स में हमें बहुत सारे साइट्स मिले हैं जो कि सिंधु सभ्यता से रिलेटेड हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि कई वर्षों तक हमें ये कहा गया कि सरस्वती नदी तो थी ही नहीं, वो तो सिर्फ एक it was just a figment of imagination. So we are going to see very quickly, because since we don't have time, so I'll try to speed up as much as possible. So we have on 29 June 2002, the BBC announcing India's miracle river, the dry bed of Saraswati, has been traced to Rajasthan desert. This was a startling evidence of the Rigvedic Saraswati River being an actual river and not a myth. अब मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगी यहाँ पे जो हमें बहुत ही हैरान करेगी, और ये है कि जब हम वेदों की अब मैंने ऋग्वेदिक सरस्वती कहा, ऋग्वेद में उनका उल्लेख है सरस्वती नदी का। ऋग्वेद में 75 ऋचास सरस्वती रिवर की स्तुति गा रही हैं। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है नदी स्तुति सुक्तम, जो कि 10वें मंडल में है। वहां पे आपको बहुत सारी नदियों का उल्लेख मिलेगा, उसमें से एक सरस्वती रिवर है। यजुर्वेद में 68 श्लोकस हैं, सामवेद में 2 ही श्लोक हैं, और अथर्ववेद में सरस्वती नदी का एक बहुत ही नया सिग्निफिकेंस हमें मिलता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद में सरस्वती नदी एक पोषण करने वाली नदी माता है, लेकिन अथर्ववेद में सरस्वती को एक नया सिग्निफिकेंस मिला। नाउ शी satiates and liberates the souls of the ancestors. अथर्ववेद में सबसे पहले हमें सरस्वती का उल्लेख पितरों के साथ मिलता है। पितरों को जब हम तर्पण ऑफर करते हैं, वो सबसे पहले सरस्वती नदी को ऑफर की जाती थी,
ऐसा अथर्ववेद में उल्लेख है। We have the Brahmana literature which reveals that there's a gradual decline in the Saraswati's geographical status. Mahabharata considers Saraswati as a sacred river. वन पर्व, महाभारत का जो वन पर्व सेक्शन है, उसमें जो कुरुक्षेत्र बैटल है, जो युद्ध है, युद्ध क्षेत्र जो है कुरुक्षेत्र है, वो सरस्वती के दक्षिण में, और दृश्यद्वती यानी आज की चौतांग नदी है, चौतांग नदी सरस्वती की ट्रिब्यूटरी थी। सो सरस्वती के दक्षिण में और दृश्यद्वती के उत्तर में थी। इस बीच, ये जो बीच की जो सेक्शन है, दैट वाज द प्लेस कुरुक्षेत्र वेयर द बैटल वाज फॉट, वेयर द वॉर वाज फॉट। The Shalya Parva, it describes the course of Saraswati river through a pilgrimage that Balram undertook in disgust against the war. So महाभारत में भी सरस्वती का उल्लेख है, और ये उल्लेख ऐसा है कि आपको एक सरस्वती नदी की you can actually see the declining face of the river. कालिदास जो हैं, कविवर्य कालिदास जो हैं, उनके मेघदूत में भी उन्होंने शुरुआती ऐसा किया है कि वो एक मेघ को कहते, क्लाउड को कहते कि वहां पे, यानी उन्होंने भी सरस्वती का वर्णन किया है, लेकिन मेघदूत में स्तुति गाई है, जबकि अभिज्ञान शाकुंतलम में उन्होंने एक डिक्लाइनिंग फेज के बारे में बताया है। We have बृहद संहिता ऑफ वराहमिहिर, we have हर्षचरित ऑफ बाणभट्ट, ये सब ने उल्लेख किया है सरस्वती नदी का। A very important mention is a 15th century Islamic chronicle called तारीख-ए-मुबारक शाही। 15th century का इस्लामिक क्रॉनिकल भी कहता है कि एक नदी है जिसका नाम है सरस्वती, जो इस पर्टिकुलर क्षेत्र में बहती है और यहाँ का पोषण करती है। अभी बहुत सारे ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे सर्वेस किए हैं, सो आई जस्ट क्विकली गो थ्रू। वी हैव कर्नल जेम्स टॉड, ही हैज डन एन अमेजिंग जॉब regarding the recording of Indian antiquities. In one of the section of the sketch of Indian desert, he mentions the absorbing of Kaggar river. Kaggar is Ghaggar river and Ghaggar is the ancient Saraswati. तो उन्होंने डिस्क्राइब किया कि कैसे घग्गर नदी डेजर्ट रेती में समा गई है। Major Colvin in 1833 reports on Chitrang River. Chitrang River is the present day Chautang River. We have Major F. Mackinson. In 1844, he provided a report on new road. Now, this new road was supposed to be connecting Sirsa in present-day Haryana and Bawalpur in present-day Pakistan. और ये जो नया रोड था, which was on the dry bed of an ancient river, अभी यहाँ पे ये मैं क्यों मेंशन कर रही हूँ, इस पे थोड़ा ज्यादा फोकस क्यों कर रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे मेजर मैकिंसन कहते हैं कि इस मार्ग में कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पे आपको पीने लायक पानी मिलता है, लेकिन उससे ही 50 मीटर दूर आपको इतना गंदा पानी मिलता है कि आप उसे सूंघ भी नहीं सकते, ब्रैकिश वाटर। Why would there be a sweet water and just near there would be brackish water? How is that possible? So this is what we are going to talk about in a few slides next. We have French scholar who talks about, who has described various rivers mentioning Rigvedic Saraswati system. Then we have C.F. Oldham in 1893, who says that Rigvedic Saraswati flowed in the bed. So he has given a geographical location of the Saraswati river. Till mid part of 1900s, we have many Indologists and researchers agreeing that there was a Rigvedic Saraswati river. That Rigvedic Saraswati river was flowing through the present-day Ghaggar river. तो इसका मतलब तो कंट्रोवर्सी थी ही नहीं ज्यादा करके शुरुआत में अगर देखें तो the controversy is recent. Now we have Professor Romila Thapar. In 1974, she mentions in one of her publications the change in the course of river Saraswati river with a consequent encroaching of the desert. So she says that the Saraswati river changes course
बिकॉज देयर इज अ डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, बहुत ही एरिडिटी हो रही है, बहुत ही सूखापन हो गया है वहां पे, इसलिए सरस्वती नदी भी सूखी जा रही है. And that is the reason, a likely cause for the decline of the Indus civilization city. So she agrees that there was no invasion and there was a Saraswati river, which at one phase declined, causing the decline of the civilization. In 2000, in the year 2000, she mentions the Aryans were settled in Punjab. तो 74 में invasion migration नहीं था. 2000 में Aryans came and settled in Punjab. Then they moved to southeast towards north of Delhi and all that stuff. And then there used to be a river Saraswati, which has now dried up. So 74 में ये, 2000 में ये, अभी 2002 में लिखती हैं, the identification of Ghaggar with Saraswati, which is mentioned in the Rigveda, is controversial. So here begins the controversy whether Ghaggar is to be identified with Saraswati or Saraswati is there or not. Now, Professor Irfan Habib in 2001 concludes in a research paper that River Saraswati was a figment of imagination. It never existed except in the rishis and our imagination. So जो ब्रिटिश, फ्रेंच, जर्मन रिसर्चर्स थे 1800s के, उनके लिए था और इनके लिए नहीं था. हेलो, हाँ हाँ, आप so we हाँ हाँ, बोलिए बोलिए. so we have some other teams, Indo-German team and others who have worked on this. We'll just go through it very quickly. So in 2004 we have Jayant Tripathi. Now this person and his team is very important, and the result of this team's research is used very much to try and prove that there was no Saraswati. So what these people did, they wanted to establish the absence of a glacial fed perennial Himalayan river. तो उन्होंने बहुत सारी ऐसे सिलेक्टिव सैम्पलिंग की जहां पे वो कुछ ही जगह पे सैंपल्स लिए हैं और रिपोर्ट में भी नहीं बताया एग्जैक्ट लोकेशन की भी कहाँ से लिए, क्या है क्या नहीं है. And the actual place which is identified by various other scholars as Saraswati, the Ghaggar bed, वहां से सैंपल्स नहीं लिए गए थे. तो ये एक प्रॉब्लम है उनकी रिसर्च मेथोडोलॉजी में, बट उनका रिजल्ट ये है कि यहाँ पे नहीं थी ये. दिस इज Ghaggar is not Saraswati and Saraswati is just figment of imagination. Now we have evidence from the satellite imagery. क्या कहते हैं, एज इन कंट्रोवर्सी आ गई तो अभी कंट्रोवर्सी को मिटाना तो जरूरी है. तो देखते हैं अभी एविडेंस क्या कहता है, साइंटिफिक एविडेंस क्या कहता है. We have 70s and 80s में we have US Landsat images which gave us the first empirical evidence of a dried out course. यानी Landsat images ने हमें एक ऐसे इमेजेस दिए जहां पे हमें एक्चुअली सूखा हुआ जो थर है सरस्वती नदी का फ्रॉम द हिमालयाज टू द अरेबियन सी, यानी इतना बड़ा उन्होंने एक ड्राइड आउट कोर्स उन्होंने का इमेज उन्होंने वो निकाल पाए हैं. Based on that, we have the ISRO imagery which mapped the mighty river. US Landsat ने तो सिर्फ हमें ड्राइड आउट कोर्स दिया, ISRO imagery ने हमें एक ऐसी नदी के बारे में नदी का मैप बताया which covers a distance of 4,600 kilometers. It was 4 to 6 kilometers wide and 20 kilometers wide in the area south of Patiala, because this is the place where the Yamuna and Satluj met this river. So from the Shivaliks, this river originated from it came to Himachal Pradesh, Haryana, Punjab, Rajasthan, some southern parts of Pakistan, that is Cholistan, coming to run off Kutch and emptying itself in the Arabian Sea. This was the entire map the ISRO gave us. So we have the Saraswati originating from this place.
and then we have this entire, this is the Ghaggar River, which is the upper course of the Saraswati River, northern part of India. This is the middle course and this is the lower course. So ये जो middle course है, ये completely dry हो चुका था और यहाँ पे हमें desert मिलता है, the Thar Desert and the Cholistan Desert. So you have this 4,600 kilometers long river, which empties itself in the runoff, empties itself in the Arabian Sea. This is the ISRO imaginary. अभी ये जो लाइट ब्लू लाइन है, ये ड्राइड आउट कोर्स है, और जो डार्क ब्लू लाइंस जो हैं वो आज के जमाने के रिवर्स हैं, आज के समय के रिवर्स हैं. सो यू कैन सी दीज आर दी पैलियो चैनल्स, यानी ये दबे हुए हैं, जमीन के नीचे धस गए हैं. So we have other scientists who have actually worked on Saraswati and different aspects of Saraswati River and identified various evidences, presented various evidences to prove the existence of Saraswati River and the causes for its decline. So we have Yashpal and other people who identified traces of buried channels, that is paleo channels. और उन्होंने ये भी बताया कि यमुना नदी एक समय में सरस्वती से मिलती थी, क्योंकि एक भूकंप आया. There was a tectonic plate shift some 4,700 years ago, जिसकी वजह से यमुना का जो बहाव है वो गंगा की तरफ चला गया और सरस्वती को ऑलमोस्ट 35 to 40% जो यमुना से जो जल मिलता था वो बंद हो गया. Then we have Dr. S.N. Rao and K.N. Kulkarni ji of BARC. They analyzed water samples from various wells of Rajasthan. अब ये important क्यों है? राजस्थान जैसे हम जानते हैं कि बहुत ही सूखी जगह है, वहां पे आपको कुएं मिलना और कुओं में पानी मिलना ये बहुत ही बड़ी बात है. तो उन कुओं के पानी के सैंपल्स दिए गए और उन्हें टेस्ट किया गया. Or Dr. Rao and Dr. Kulkarni came to the conclusion that these wells do not dry because they are being supplied water by underground paleo channels. यानी एक नदी रही होगी यहाँ पे जो धस गई है जमीन के नीचे for some reasons, लेकिन उसके पानी का बहाव आज भी है. The river is flowing even today subterraneously at the speed of around 20 meters a year. और इस नदी में एक आइसोटोप कंटेंट है, which is a stable isotope content which is similar to Himalayan rivers. यानी शिवालिक एरिया से जो पानी आता है वही आइसोटोप कंटेंट वाला पानी हमको राजस्थान में मिल रहा है. We have study by V. Soni and team in 1999 that जैसलमेर में भी ऐसे ही हुआ है कि पानी क्यों नहीं सूख रहा है, क्योंकि ये रीजन है, अंडरग्राउंड पैलियो चैनल्स. This is a very, very important aspect of Saraswati River research. The Experts Committee report of 2016, it comprised of geologists, scientists, geodynamic experts, and various other fields. Now, they were working on two important aspects. How and why did the mighty Saraswati die out? And what caused it to be reduced in a string of lakes? यानी जो उत्तर प्रदेश और उत्तरी भाग जो है सरस्वती रिवर का, घग्गर रिवर जो है, वहां पे बहुत ही ठंड है और राजस्थान एरिया जो है वहां पे तो कंप्लीटली अंडरग्राउंड चली गई है. तो ऐसा क्यों हुआ होगा? तो इन्होंने क्या किया है, बहुत सारे ऐसे रिसर्चेस किए गए हैं, बिकॉज देयर वर सो मेनी साइंटिस्ट देयर, ऑल ऑफ देम corroborated their research results and came to the conclusion, and these are the conclusions. So they are giving us three plausible causes for the disappearance of Saraswati River. Creation of blockages that stop glacial or ice melt water supply to the Saraswati from the Himalayas. Creation of blockages यानी कुछ ऐसी घटना हुई होगी जिसकी वजह से जो ग्लेशियर पिघल रहा था हिमालय में, उसका पानी आना बंद हो गया या कहीं और चला गया. यही हुआ यमुना की वजह से, क्योंकि यमुना को भी वहीं से मिल रहा है पानी और यही पानी यमुना का सरस्वती में मिल रहा था.
क्योंकि भूकंप आया और यमुना का कोर्स चेंज हुआ, तो सरस्वती को पानी मिलना कम हो गया। The separation of Saraswati from her principal tributaries Drishyadwati and the Satluj. तो पहले यमुना, दृश्यद्वती और सतलज ये सरस्वती से मिलती थी। यमुना पहले दृश्यद्वती से मिलती है और ये दोनों मिलके फिर सरस्वती से मिलती थी। लेकिन क्योंकि यमुना का कोर्स चेंज हो गया, तो दृश्यद्वती या फिर जो चौतांग नदी है आज की, उसका भी पानी कम हो गया, उसका पानी कम हो गया, तो सरस्वती में भी कम हो गया। और यही ऐसा ही एक भूकंप सतलज के आसपास के एरिया में हुआ और सतलज नदी भी सरस्वती को त्याग कर सिंधु की तरफ चली गई। So you have three principal tributaries abandoning the Saraswati River because of tectonic shifts. A significant reduction in the monotonic discharge of southwest monsoon. एक तो ग्लेशियर के पानी आना कम हो गया, जो ट्रिब्यूटरी नदियां थी उनका भी पानी बंद हो गया और बारिश भी कम हो गई। तो इसकी वजह से सरस्वती रिवर बहुत सारी जगहों में सूख सूख कर गायब हो गई और व्हाट वी कॉल एज विनाशना, शी बिकेम द विनाशना। डॉक्टर ये कॉजेस की बेसिस पे डॉक्टर रचना, थोड़ा समय हमारे पास कम है, तो हाँ मैं अभी कंक्लूड कर रही हूँ, दिस लास्ट है, ये लास्ट 2-3 स्लाइड्स हैं, आई एम जस्ट कंक्लूडिंग। या सो the theories which they have proposed, the expert committee has proposed that the river diversion or tectonic plate shift theory कि भूकंप की वजह से रिवर्स डाइवर्ट हुए, इसकी वजह से सरस्वती को पानी कम मिलने लगा। सबसे पहला भूकंप जिसकी वजह से सरस्वती को इफेक्ट हुआ, that happened around 4700 years before present। ये उन्होंने डेट्स भी दिए हैं, क्या बोलते corroborated डेट्स भी दिए हैं उन्होंने। एंड देन वी हैव द नेक्स्ट एपिसोड, यानी पहला जो हुआ उसमें यमुना शिफ्ट हो गई गंगा की तरफ। सेकेंड जो हुआ दैट वाज 2600 years बिफोर प्रेजेंट। इस भूकंप की वजह से सतलज सरस्वती को त्याग कर सिंधु की तरफ चली गई। सो दिस इज the chronology which has been proposed by the experts committee. 4700 years ago, before present, the Kalibangan earthquake happened and there was a major devastation of Harappan cities and the Yamuna changed her course. Then you have the rise of Yamuna Tier Falls. ये सब बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही टेक्निकल डिटेल्स है, जो अभी मैं बताऊंगी तो बहुत समय जाएगा। सो विल जस्ट move towards, or do you want me to explain this? no, maybe we can have something on question and answer. हाँ हाँ ठीक है। And the second theory which they are proposing is the climatic theory or monotonic weakening of the southwest monsoon. पानी मिलना बंद हो गया, ग्लेशियर से भी बंद हो गया, ट्रिब्यूटरी नदियों से भी बंद हो गया एंड बारिश जो वर्षा ऋतु थी वो भी कम हो गई और इसकी वजह से एक बहुत ही लंबे समय तक अकाल रहा और देयर वाज अ प्रोलॉन्ग ड्रॉट which made the major monsoonal rivers go dry, and because of this there were many people who abandoned the Saraswati area and shifted to different areas, other areas for their lives, for the sustenance, and this actually happened around 2200 BC. So these are my concluding remarks. There was no Aryan invasion. They are indigenous people. And Saraswati Nadi, it was a mighty perennial river. She was the core of the Vedic civilization. Due to geological disturbances and environmental factors, the river was desiccated and forcing the Sindhu Saraswati people to migrate towards greener regions with abundant water supply. जी डॉक्टर रचना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा समय कम था इसलिए मुझे थोड़ा सा आपको कहना पड़ा, परंतु नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, परंतु मेरी इच्छा थी कि मैं इसको सुनता रहूं। बड़ा ही रुचिकर विषय भी है और आपका जो जिस तरह से आपने विस्तार से इसे समझाने का प्रयास किया है, ये अद्भुत था।
तो फिर कभी इस विषय को कुछ किसी और दिन जो है वो लेकर के आएंगे और अवश्य सुनेंगे। मैं अभी निवेदन करूंगा, जिन्हें प्रश्न पूछने अ, हैं वो मैं प्र- एक निवेदन करना चाहूंगी प्रश्नों का श्रृंखला शुरू हो उससे पहले। जी। जिनको भी प्रश्न है ना, वो पॉइंटेड क्वेश्चंस ही पूछे और सिर्फ इसी टॉपिक से रिलेटेड हो वही पूछे। हाँ जी जी, निश्चित। और आपका, मेरा भी निवेदन है आपसे, आप उत्तर भी जो है वो बहुत ही पॉइंटेड दीजिए, क्योंकि समय कम है। तो ये करेंगे जी। अगेन गोविंद जी, आप प्रश्न पूछिए अपना। पर मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें इसका अ, एक सेकंड वर्जन गोविंद जी, आपका आपकी आवाज जरूर कट रखना चाहिए। रही है। आपकी आवाज जी, कट रही है मैं ये गोविंद भाई। अभी अभी सुनाई दे रहा है? चालू। हाँ हेलो। जी, मैं सुन पा रहा हूँ गोविंद जी, बोलिए बोलिए। ठीक है, मैं कह रहा हूँ इसका सेकंड हाँ पार्ट हाँ हमें हाँ। रखना चाहिए, जिसमें इसके आगे की चीज हम लोग सुन पाएं। और मैं तो एक मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन ये है कि एग्जैक्टली कितने वर्ष पूर्व जो क्लेम किया जाता है, जो अग्रीड है कि सरस्वती नदी डिसअपियर हुई यहाँ से, वो एग्जैक्टली कितने वर्ष के राउंड में? एग्जैक्टली तो हम बता नहीं सकते, क्योंकि एक्सपर्ट्स कमेटी के हिसाब से 11 बार सरस्वती नदी का जो क्षेत्र है, हिमालय से लेके रण ऑफ कच्छ तक 11 बार भूकंपों से ग्रस्त हुआ है, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग क्षेत्रों पे। सो 11 बार अगर आपको भूकंप इफेक्ट करेगा, तो आप एक स्पेसिफिक टाइम नहीं दे सकते और एक डेट्स नहीं दे सकते। इसलिए अभी तो बताना मुश्किल है, बट आई थिंक इन द कोर्स ऑफ फ्यूचर हम डेफिनेटली ये भी बता पाएंगे, बिकॉज ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड एवरीथिंग। ओके। मैं एक और छोटा सा क्वेश्चन है कि जो आपने कालिदास के मेघदूत और या अभिज्ञान शाकुंतलम की बात की, उसमें सरस्वती नदी के गायब होने के या फिर उसके एग्जैक्टली किस बात के बारे में बात किया है उन्होंने? हाँ, मेघदूत का जो पहला जो वर्ड्स है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट संस्कृत वर्ड्स याद नहीं आ रहा है, बट इट्स समथिंग विच सेज कि अ, एक मेघ या एक क्लाउड को कह रहा है कि मेरी प्रियवर वहां पे है, मेरा संदेश वहां तक। उसमें सर यानी उस पर्टिकुलर एरिया में जहां पे वो रहती है, वो सरस्वती एरिया है, ऐसे माना जाता है कालिदास के इसमें। और अभिज्ञान शाकुंतलम में जब अ, महाराज को जब पता चले, जब वो उन्हें एहसास होता है कि हाँ यही शकुंतला और मैंने सच में इससे ब्याह किया था, तब उन्हें एक दुख फील होता है। तो उस दुख का वर्णन वो डिक्लाइनिंग फेज ऑफ सरस्वती, जो है एक बहुत ही दुखद घटना है, तो उससे कंपेयर किया गया है। तो एग्जैक्ट वर्सेस तो मुझे याद नहीं आ रहे हैं अभी, और अभी मैं याद करने जाऊंगी तो बहुत सारे जाएगा, बट ऐसा है, एक डिस्क्रिप्शन है। जी। आई होप। अर्नब, आप अपना प्रश्न पूछें। Hello. I would like to ask some questions. So one of these is, what is the history of Namashudra caste? Are they really originated from Brahmin? Which caste? Namashudra. Yes, so Dr. Rachna, I mean, this is not the topic, although we would like to discuss, I would like to request again, please keep the questions Uh, related to the topic which we have discussed. I know then the question which another you are question I asking have. is an interesting one, Okay, but I have asked let in me another deviate. question. I would like to ask another question, that I have heard in the history that after invasion of Aryans, they have made some communities as their slaves, and they are considered as lower caste. So, if Aryan invasion is not the true, then what is the history behind that caste system, and what is the actual history of the caste system if Aryan invention is not true? Arnav ji, Well, please, this is not topic of casteism, so she is again saying restricting. If you want to talk on such things, you can have a separate topic and discuss with us. You can also read Ambedkar's Who Were Sudras. He has clearly written it.
Okay, Please, don't bother. if you write Please the don't name in the interact. comment, No, 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 I would like to know no, the no. name in the comment, No, name of the book in the comment. no. 1 minute, 1 minute. वो Yeah. एक सूत्रराज करके बुक है, अम्बेडकर जी ने लिखा है. गो एंड रीड इट, यू विल फाइंड इट. But don't, Okay. if you want to ask questions related to the today's topic. Okay, I would Okay, like okay, to okay. clarify. I don't want to offend anyone, but I would like to clarify that today's topic was based on two case studies, the Aryan invasion theory and how it has been rebutted by scientific evidences, and the myth of Saraswati River and how that myth has been proved to be a myth itself, that Saraswati River was a reality. My forte is ancient India and archaeology. I would not really want to go into the social history part of it because Yes, this topic, the social history part of it, is very, very vast and not related to डॉक्टर रचना, present topic which we discussed. डॉक्टर रचना, आपको जी, आपको उत्तर देना नहीं है. यस, कोई और है, किसी का प्रश्न है क्या इस विषय पर जो डॉक्टर रचना ने आज प्रेजेंट किया है? So if there is not any question, I just want to ask one more question. So महाभारत में जैसा आप बोल रहे थे कि एग्जैक्टली सरस्वती नदी के विषय में, वो मैं फिर से पूछना चाहूंगा कि एग्जैक्टली वो किस संवाद में है या फिर किस विषय में वहां पे सरस्वती नदी का उल्लेख आपने किया था. शाल्य पर्व में जब बलराम जी तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, क्योंकि उन्हें वो इस कुरुक्षेत्र युद्ध में सहभागी नहीं होना चाहते थे, तो वो तीर्थ यात्रा पे निकल जाते हैं. तो वो जो तीर्थ यात्रा पे निकलते हैं, उन जगहों पे, उन क्षेत्रों पे का डिस्क्रिप्शन का जो वर्णन है, क्योंकि वो उन्होंने ऐसे तीर्थ क्षेत्र चुने हैं जो सरस्वती नदी के किनारे हैं. तो कुछ-कुछ जगह पे उन्होंने जो देखा है वो वर्णन करते हैं. वो जो देखते हैं वो वर्णन करते हैं कि यहाँ पे मैं 12-12, 15-15 साल का मैंने ड्रॉट देखा है. कुछ-कुछ जगहों पे पानी बहुत कम है, कुछ-कुछ जगहों पे लोग पानी के लिए तरस रहे हैं. तो जो उन्होंने दुखद वर्णन किया है, अब क्योंकि उन्होंने सरस्वती रिवर का ही चुना है अपनी तीर्थ यात्रा के लिए, और तो वो उन्हीं का वर्णन कर रहे हैं. तो इस प्रकार से हमें वर्णन मिलता है कि सरस्वती नदी महाभारत काल में भी थी, बट जो एक समय जो ऋग्वेदिक काल में वो जो माइटी रिवर जो थी, द फेज ऑफ इट्स माइट, द अमेजिंग फ्लो विच सस्टेन्ड एन एंटायर सिविलाइजेशन, वो जो उसका जो बल था वो कम हो चुका था. तो you can actually see the declining phase, the description of the declining phase of Saraswati in Mahabharत. बलराम का जी जो तीर्थ यात्रा जो है वर्णन है शाल्य पर्व में, वहां पे है. जी. तो ठीक है अगर गोविंद जी, दूसरों के हाँ, प्रश्न हैं, थोड़ा अभी दूसरों से प्रश्न ले लेते हैं. सोमदीप कुंडू जी, आप प्रश्न पूछिए कृपया. So my question is, first of all, very fascinating talk. So my question is there any study which is going on here in the campus, like who are working on remote sensing images and archaeological studies on those historical context? Please let me know. That will be really helpful. Which campus are we talking about? In IIT Are you Bombay. talking about, okay, IIT Bombay campus? If the researches are going on, I think Mr. Sandeep Mishra would be the Yes, better person to answer. yes. So Somdeep, there is a CSRE department, okay, and also the civil department. So CSRE department do many, image processing and image analysis work. I met many professors, and they are doing very good work. They are collaborated with ISRO also, but I am not sure about the archaeology part. You may visit CSRE, you can meet, or you can check the website also. Will be there something, or maybe we can also find out and tell you. Okay, you can message me if you have, uh, have my number and all. Yeah. So next question, maybe Sanskrit Tara Thank ji. you. Tara ji was there, I think. He was
Yes, Govind ji, maybe you can ask your question if you have. Then again. हाँ, मैं उसको ये कंटिन्यू कर रहा था कि जब महाभारत काल में ये आपने बोला कि उसमें उस समय सरस्वती जो है डाउनफॉल शुरू हो गया था, और ऋग्वेदिक काल को जो ब्रिटिशर्स की डेटिंग है वो 3500 BC ही है, जबकि महाभारत अगर ऋग्वेदिक काल इनके अकॉर्डिंग देखें तो 5500 वर्ष आज से, और महाभारत स्वयं में 5200 साल पहले हुआ था, 5200 से 5300 साल के बीच में। तो इस हिसाब से तो इनकी जो ये डेटिंग है ऋग्वेदिक काल की, वो तो ऑटोमेटिक आर्कियोलॉजिकल बेस एविडेंस पे खत्म हो जाती है। तो ये जो हिस्टोरिकली अभी भी हम अपने करिकुलम में पढ़ा रहे हैं, हमें उस चीज को क्यों नहीं रिवाइज करना चाहिए, या फिर गवर्नमेंट इन चीजों को क्यों नहीं रिवाइज करती? मैं बताता हूँ, अभी जो कक्षा 5 से लेकर के 8 या कक्षा 10 तक की पुस्तकें हैं, उनमें अभी भी वही ऋग्वेद का काल 3500 BC या उसके बाद का ही पढ़ाया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर सरकार ही दे तो बेटर होगा, क्योंकि मैं तो चाहूंगी कि अगर इतिहास पढ़ाया जाए तो इतिहास जो एविडेंस मिला है उसके बेसिस पे पढ़ाया जाए। बट बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मेरे और आपके हाथ में है और नहीं भी। हमारे हाथ में ये है कि हम प्रेशराइज कर सकते हैं सरकार को कि हमें और हमारे आने वाली पीढ़ियों को एक सच्चा इतिहास पढ़ाएं, जो कि एविडेंस बेस्ड हो, साइंटिफिक एनालिसिस के बेसिस पे हो, ना कि किसी की आइडियोलॉजी पे हो। अगर हमारी कोई चीज गलत है, हमारा कोई ऐसा भाग, कोई ऐसा अंश हमारी संस्कृति का जो गलत है, तो वो गलत ही है और उसे सुधारना भी जरूरी है। अगर हमारी संस्कृति का कोई अंश अच्छा है, तो वो अच्छा ही है और उसे अच्छा ही बताया जाए। मेरा मानना ये है। और हमें, as all of us, I can make out that all of us here present in this meeting are rational individuals. We are thinking individuals. We are logical people. We should be the ones who should be able to pressurize the government into not rewriting history, but presenting the true history. Rewriting doesn't mean ये गलत है ये सही है, ये गलत है ये सही है। ये गलत है तो ये क्यों गलत है, अगर ये सही है तो इसका एविडेंस ये है, अगर ये गलत है तो इसका एविडेंस गलत को पॉइंट कर रहा है। ये हमें जो एनालिटिकल स्किल्स हैं ये हमें नहीं सिखाया जाता। ये मैं हिस्ट्री की बात नहीं कर रही, बाकी सब्जेक्ट्स की भी बात कर रही हूँ। रिसर्च बेस्ड या एनालिसिस बेस्ड एजुकेशन है जो एक्चुअली हमारे गुरुकुल परंपरा में थी, वो अभी नहीं है। आई रियली होप कि हमारे जीवन काल में वो रिवाइव हो और हमारे आने वाली पीढ़ी को एक अच्छी शिक्षण प्रणाली मिले जी, जिनसे पूर्वी हम वंचित रहे हैं। पूर्वी जी का एक प्रश्न था संभवतः। पूर्वी जी, जी। आप पूछना चाहती हैं? नमस्कार। एक्चुअली मेरा प्रश्न का आंसर अभी डिस्कस हुआ है। मेरा भी बिल्कुल वही गोविंद जी जैसा प्रश्न था कि जब एविडेंस है इस बात का, तो जैसे एनसीईआरटी का बुक, हिस्ट्री बुक जो डायरेक्टली हमारे गवर्नमेंट से इन्फ्लुएंस्ड है, उस पे था। बट थैंक यू, इट हैज बीन आंसर्ड दैट वी कैन ओनली बी इन्फ्लुएंसर्स। थैंक यू सो मच। जी 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 संदीप जी, मैं एक छोटी सी बात करना चाहूंगी। जी टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, सरस्वती सिंधु या फिर आर्यन इन्वेजन से रिलेटेड नहीं है, बट इन्होंने जो पूछा है, गोविंद जी और पूर्वी जी ने जो पूछा है, उससे काफी रिलेटेड है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी का एंडोर्समेंट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म नहीं है इस बात का। बट मेरे जो गुरु हैं, यानी डॉक्टर बीबी लाल, जिनकी मैंने उल्लेख किया था, उन्होंने 1950s में, 50s या 60s में उन्होंने आर्कियोलॉजी ऑफ रामायण एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, वेयर ही हैड स्टार्टेड आइडेंटिफाइंग प्लेसेस described and mentioned in the epic. By 1970s, when he had actually made a comprehensive list of archaeological sites, he was about to ask for excavations, permissions लेने पड़ते हैं। 1970s में जो गवर्नमेंट थी, आई विल नॉट नेम, मना कर दिया गया, एंड दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट वाज शेल्व्ड, completely shelved.
Later, when Dr. B.B. Lal, he was the Director General of ASI for some time, when he retired from his post, he started working and researching on those sites on his own finances. And उन्होंने खुद के पैसे लगाए. अभी एक बात मैं आपको बता दूं, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस आर नॉट cheap. They are highly expensive because we need a lot of permissions from the state government, from the local government bodies, from the local panchayats, and अगर किसी की private property में अगर वो site है तो उनका भी permission चाहिए. अभी अगर सरकारी दफ्तरों में जाके परमिशंस लेने हैं तो आप सबको पता ही है, मैं बताऊंगी नहीं कि क्या क्या करना पड़ता है. तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है. तो आप इमेजिन करिए, जब भी आप कहते हैं कि सरकार क्यों नहीं कर रही है, सरकार क्यों नहीं कर रही है, क्यों करेगी? We are happy our children are getting 99%, 100%, 98%. I'm not against 98%. Very good. बहुत अच्छी बात है. ऐसे ही प्रगति करते रहिए, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए. बट प्रगति के नाम पे आप सच्चाई नहीं छोड़ें. That is all I want to say. जी डॉक्टर रचना, मेरे अंत में कुछ प्रश्न हैं, यदि आप अनुमति दें तो मैं पूछ लेता हूँ. जी जी जी. ये मुझे 20 किलोमीटर का जो आपने ये विड्थ बताई थी, ये मुझे थोड़ा रियलिस्टिक हम्म. नहीं लग रही है. ये क्या? हम्म. हाँ, मैं बताती हूँ. अभी वापस मैं अभी स्क्रीन शेयर नहीं कर रही हूँ, बट अगर आपको याद है, मैंने एक इसरो इमेज बताया था. नाउ जी सरस्वती नदी शिवालिक से आ रही है, अलग अलग जगह से आ रही है, फिर वो घग्गर जहाँ पे बह रही है वहां पे आती है. घग्गर को दृश्यवती मिलती है. दृश्यवती पहले यमुना से मिलती है और फिर ये दोनों सरस्वती को मिलती हैं ईस्टर्न साइड. हाँ, ये साइड में. इस साइड में सतलज है, जो पहले सरस्वती से मिलती थी. बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक वो सिंधु से जाती. तो जिस क्षेत्र यानी साउथ साइड ऑफ पटियाला जो एरिया है, वहां पे आपको सरस्वती नदी, जो उसका खुद का पानी है, उसका खुद स्वयं का जो जल है, वो सरस्वती नदी, सतलज नदी का जल, घग्गर, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ घग्गर, वहां का जल, और जो छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, उन सब का जल जब मिलता है. अभी सरस्वती नदी खुद 8 किलोमीटर चौड़ी है. 3 नदियां और मिलेंगी तो और कितनी चौड़ी होगी. और ये 20 जी, किलोमीटर यानी एग्जैक्टली 20 किलोमीटर नहीं है, प्रभावित क्षेत्र बोल रहे हैं आप. बट एक अंदाजन. हाँ, एक प्रभावित क्षेत्र बोल रहे बट हैं. यू कैन इमेजिन. हाँ, बट यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ width the river had. सो मेरा जी दूसरा रचना, That is मैं इसमें ऐड कर देता हूँ. अभी जैसे मिश्रा जी आप कह रहे हैं, अभी आप ब्रह्मपुत्र का देखेंगे ना, 5 किलोमीटर विड्थ है आप जगह जगह पे आवाज बांग्लादेश में जब कट इंटर करती है. रही है. जो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी है उसका 5 किलोमीटर विड्थ है, और जब वो समुद्र की ओर बढ़ती है तो उसका डोमेन ऑफ इन्फ्लुएंस और भी बढ़ जाता है. और भी. ठीक है, ठीक है. मेरा दूसरा प्रश्न ऐसा था डॉक्टर रचना कि आई मीन जो आप बता रही थी, आर्यन इन्वेजन एंड आर्यन माइग्रेशन, राइट, एंड देन उनको ब्लेम करना कि वो आए थे इधर, एंड देन यू नो फिर वो उनको ब्राह्मण के साथ जोड़ देना एंड चीज़ें कि ये ब्राह्मण है, बाकी ये लोग सब शूद्र थे. सो क्या यही एक कारण है, या ये भी एक कारण है यहाँ पर ब्राह्मणों से हेट करने का, या उनको समाप्त करने का, जो लेफ्ट के द्वारा इकोसिस्टम चलाया जाता है? ये एक कारण है. ये एक कारण है. दूसरा कारण जो है वो अभी इस मीटिंग में बात करना उचित नहीं होगा, क्योंकि ये टॉपिक ही नहीं है. बट क्योंकि आपने ये बात की है, थोड़ा बहुत रिलेटेड है, तो अभी हम इस बात को यहीं जी छोड़ जी, दें. चलेगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. हम कभी और बात करेंगे. मेरा हाँ, इसमें अलग बट से आपके विषय बना प्रश्न का करके कभी उत्तर, जी मेरा आपके संदीप जी, आपके प्रश्न का उत्तर यही है कि ये एक कारण है. यानी एक और भी कारण हैं जो समय समय चलते बदलते रहते हैं, बट ये एक कारण डेफिनेटली है. जी जी. मेरा एक और प्रश्न ये था कि आपने कुछ उदाहरण आप देंगे क्या, दे दे पाएंगे क्या कि
जो रॉन्ग हिस्ट्री है उससे साइकोलॉजी पर क्या इफेक्ट आता है या आया है, मतलब किस तरह से भारतीय समाज बदला है ये गलत हिस्ट्री बताने से, क्या उस पर प्रभाव पड़े हैं? अभी ये ना बहुत ही डेंजरस मार्ग पे आप मुझे ले जा रहे हैं ये चर्चा करके। नहीं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए क्योंकि आवश्यक है बताना, हाँ, हमारा विषय ही यही था। हाँ, मैं समझ रही हूँ। देखिए, जैसे मैंने कहा इन्वेजन की जब हम बात करते हैं, इन्वेजन जब कोई करता है, तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि द इन्वेडर्स आर नेवर गोइंग टू बी लाइक्ड बाय द पीपल हू आर लिविंग इन दैट एरिया। अगर मैं यहाँ इस घर में 40 साल से रह रही हूँ, कल मेरा दरवाजा तोड़ के कोई अंदर आ जाए, मुझे मार डाले, मुझे घर से निकाल दे, मेरे घर पे कब्जा, जो घर में जो रीत रिवाज चल रहा है उस पे अपने रीत रिवाज थोप दे, तो क्या मुझे वो व्यक्ति या वो आक्रांता मुझे अच्छा लगेगा? नहीं। ये बात अलग है कि बाद में हम दोनों एक साथ रहने लगेंगे, वो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि मेरे रास्ते पे मैं चलूँगी तो उसको पसंद नहीं आएगा, वो उसे भी काटने जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब मुझे ये आक्रांता पसंद नहीं है, तो मैं अपने आप को उससे रिलेट नहीं कर पाऊँगी। अगर मैं अपने आप को उससे रिलेट नहीं करूँगी, लेकिन मेरा खुद का कल्चर जो है, वो मुझे भुला दिया गया है क्योंकि इसने अपनी रीति-रिवाज़ मुझ पे थोपे हैं। मैं अपनी चीज़ें भूल गई हूँ, इसकी थोपी हुई चीज़ें मुझे पसंद नहीं हैं। इसका फ़ायदा कौन उठाएगा? ये आप खुद ही सोच लीजिए। एक तो ये है, अ वेरी इम्पोर्टेंट लाइन इन दिस which I personally believe, a broken culture is a very fertile ground activity. अगर आपकी संस्कृति छिन्न-भिन्न हो गई है, तो वो जो टुकड़े हैं, उसको इकट्ठा करो, उसके पहले वो जो वैक्यूम बन गया है उन टुकड़ों की जगह पे, वो वैक्यूम बहुत ही नेगेटिव चीज़ों से भरी जा सकती है और भरी जा रही है। ये प्रॉब्लम ऐसा है कि जब मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं है, अब जैसे मैंने आक्रांताओं की बात की, तो उसका कल्चर मुझे पसंद नहीं है, मेरा मैं भूल चुकी हूँ, तो मुझे इस पर्टिकुलर अ, जगह से मुझे याद नहीं है कि मेरे पूर्वज इस जगह के थे। मुझे इतना पता है कि ये आक्रांता है, ये यहाँ पे आए और मैं उनका कल्चर फ़ॉलो कर रही हूँ। I am not able to relate to that culture because that's an invasive culture. I am not able to relate to the indigenous culture because I have forgotten it. So in that case, what happens that you don't have that sense of belongingness. आपके अंदर, आपके मानस पटल में एक लॉयल्टी नहीं रहती है अपने धरती के लिए, अपनी धरती माँ के लिए। जब हम धरती माँ कहते हैं, कितने लोगों को आपने सुना होगा? नहीं, भारत माता नहीं है, भारत है, इंडिया है। ये प्रॉब्लम हुआ है। जी, इसमें काफ़ी बड़ा विषय है एंड ये बहुत ही एनालिटिकल एंड बहुत ही सब्जेक्टिव विषय है। जी। और आई थिंक मुझे अलग ही मुझे हो लगता है जाएगा। आप उस दिशा पर बताना चाह रही हैं कि एक बड़ा समाज जो है वो डिलेमा में होता है, कंफ्यूजन के कि क्या सही क्या गलत और इत्यादि, और उसमें वो कभी अपने आप को एक इस्टेब्लिशमेंट नहीं दे पाता या इस्टेब्लिश नहीं कर पाता है किसी एक आइडेंटिटी के साथ। वो क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसे बताया नहीं गया है। जी। जी, अगर आप डॉक्टर रचना, मैं जी, रोकूँगा परंतु मेरा अंतिम प्रश्न है ये। कुछ लोगों से ये भी सुनने में आता है और हमने भी कुछ उदाहरण देखे हैं, संभवतः आपने भी सुना होगा कि जैसे कि एक हिस्ट्री का पार्ट है कश्मीरी जो लोग हैं, राइट? उनके साथ क्या हुआ? हाँ, जो है, और वो होने के बाद उन्होंने अपने बच्चों को जो है वो चीज़ें नहीं बताई। हाँ, ये सुनने में आया, और वो ये कहते हैं कि नहीं हमने नहीं बताया, क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि वो ये बात जाने।
तो आपको क्या लगता है कि क्या जो इतिहासकारों ने इसको गलत तरीके से लिखने का प्रयास किया था, क्या उनके मन में भी यही सोच थी कि अ, हम अपने बच्चों को ना बताएं हिस्ट्री जिससे कि उनके ऊपर गलत प्रभाव पड़े, या क्या बात थी? मतलब क्या हिस्ट्री का कुछ भाग जो अनावश्यक हो या ना जरूरी हो उसको क्या छुपा करके रखना उचित है? आपका क्या कहना है इस ये पर? मेरा स ये मेरा सबसे पहला प्रश्न था, शुड हिस्ट्री बी एन ऑनेस्ट रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट? फिर वो हिस्ट्री हमारे परिवार से मिले या हमारे पुस्तकों से मिले, ये हमें तय करना है। शुड वी बी टीचिंग एंड बीइंग टॉट अ हिस्ट्री व्हिच इज़ नॉट ऑनेस्ट टू सर्टेन एक्सटेंट? मैं उन माता-पिताओं के बारे में तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि वो सिर्फ़ अपने संतानों को सुरक्षित रखना चाहते थे। वो नहीं चाहते होंगे कि उनके बच्चे जानें कि क्या बर्बरता हुई थी। बट कब तक छुपाएँगे? और आपके छुपाने से क्या वो बर्बरता मिट गई? क्या वो बर्बरता का जो अंश है वो चला गया है? या बर्बरता आज भी बढ़ती जा रही है? और अगर रुकी नहीं है वो बर्बरता तो छुपा के क्या फ़ायदा हुआ? अगर बता दिया होता तो आज वो बच्चा, आज वो संतान शायद अपने आप को इतना सक्षम बना पाता कि वो लड़ सके स्वयं के लिए और अपने परिवार के लिए। तो मेरा तो कहना ये है कि बताना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे ग्राफ़िक डिटेल्स बताओ, स्टेप बाय स्टेप बताओ। ऐसा नहीं है, अभी 6 साल के बच्चे को आप नहीं कह सकते कि मेरी माँ को ऐसा किया या मेरे फ़ादर को ऐसे किया। आप ये तो कह सकते हो ना कि इन्होंने हमारे साथ धोखा किया। आपको पंचतंत्र और जातक कथाएँ पता हैं? संदीप जी, पंचतंत्र की कथाएँ जो हैं, सही बताऊं तो मुझे ये सौभाग्य नहीं मिला है पढ़ने का। एक छोटे परिवार से आता हूँ पंचतंत्र और की ये सुविधा मुझे नहीं मिली, परंतु मैं पढ़ूंगा, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दूंगा और मैं भी पढ़ूंगा जब मुझे अवसर मिलेगा। अभी कुछ ही। मैं मैं क्यों पंचतंत्र की बात कर रही हूँ? पंचतंत्र में बर्बरता की बात नहीं की गई है। पंचतंत्र में ये कहा गया है कि आपको जीवन, समाज और देश के प्रति कैसे जीना चाहिए। इसका मतलब आपको एक अच्छा मानव कैसे बनना चाहिए ये सिखाया जाता है कॉमिक्स या फिर कथाओं के द्वारा। बच्चों को आप कथा कहकर ही सिखा सकते हैं ना, आप अगर बच्चों को सिखाएं, बहुत ही बड़े फिलॉसफीज आप नहीं सिखा सकते क्योंकि छोटे बच्चे वो नहीं समझ सकते हैं। बट छोटी छोटी बातें जब आप इलस्ट्रेट करके या कहानी के माध्यम से बताएं तो बच्चा जरूर समझेगा, उसे अपने जीवन में लेके आएगा और अपने आने वाली पीढ़ियों को भी यही बातें सिखाएगा। तो मेरे हिसाब से तो जी। बताना चाहिए था। नहीं बताया, ये गलत किया एक तरह से। मैं मानती हूँ कि माता-पिता बचाने चाहते नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे जाने बर्बरता को, बट बर्बरता जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप ज़हर नहीं जानोगे, तो ज़हर का तोड़ कैसे निकालोगे? जी, जी। तो मैं यहाँ एक बात कंक्लूड करना चाहूँगा डॉक्टर रचना कि यदि नहीं बताया गया है तो क्या ये हिंदू समाज के साथ एक आधिकारिक रूप से लिया दिया गया धोखा नहीं है? क्यों? क्योंकि यदि ठीक है, माता-पिता समझदार नहीं हैं, परंतु सरकारें वो भी भारतीय सरकारें जो जहाँ पर भारत में ज्ञान का भंडार है, उन्हें यदि ये नहीं समझ में आता कि ट्रू हिस्ट्री बताने का हमारे समाज पर, हमारे फ्यूचर पर क्या जो है वो प्रभाव होगा, तो ये तो घोषित रूप से जो है वो हिंदुओं के ऊपर मैं कहूँगा कि ये धोखा है। और हमें धोखा खा के उसे भूलने की आदत है। जी, अब समाज में अब वो एक चरित्र है जैसा भी है, बट है, लेकिन सरकारों को तो ये काम नहीं करना चाहिए ना। सरकारों को तो पुस्तकों में जब उन्हें पता भी है कि क्या इतिहास सही और गलत, तो कम से कम उसे जो है वो सही तरीके से पुस्तकों में रखना आवश्यक होता है ना। जी। अगर ऐसा कर देंगे तो उनकी सरकार कैसे बनेगी संदीप जी? अब ये तो मैं उत्तर नहीं दे पाऊँगा, ये बड़ा विषय है। परंतु एग्ज़ैक्टली। डॉक्टर रचना आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया
और मैं ITP फॉर भारत को भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं आपको आज होस्ट के रूप में स्वीकार करूं। और सभी दर्शकों का मेरी ओर से और ITP फॉर भारत की ओर से धन्यवाद है। आप लोग सब सुनने के लिए आए। ऐसी हमारी चर्चाएं आगे भी होती रहेंगी। आप सभी लोग जुड़िए। हमारा ITP फॉर भारत का ट्विटर भी है, यूट्यूब भी है, इंस्टाग्राम भी है और फेसबुक भी है, तो आप लोग वहाँ पर जा कर के जुड़ सकते हैं। तो सभी को धन्यवाद और जय श्री राम। जय श्री राम। धन्यवाद। धन्यवाद।